करंट अफेयर्स के लिए ऐसा था कि मैंने सोशल मीडिया से कर लिया था, इंस्टाग्राम से। अच्छा। तो इंस्टाग्राम पे एक पेज है डिजायर टू लर्न करके। ओके। तो वो क्या देते हैं, जैसे मीम्स आते हैं ना, हाँ। उस टाइप का पोस्ट बना के रोज की वो कम से कम 10 से 15 करंट अफेयर डालते हैं। तो इंस्टाग्राम आप स्क्रॉल कर रहे हो तो ठीक है, एक पोस्ट आया, पढ़ लिया, ठीक है, रोज का आपका इंस्टाग्राम, आपका करंट अफेयर्स भी रिवाइज हो रहा है, तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं हो। CDSC दैट इज कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जाम। हर साल लाखों बच्चा इसमें अपीयर होता है, मन में एक सपना लेके कि मैं भी यार डिफेंस फोर्सेस में एज ऑफिसर सर्व करने वाला हूं। लेकिन कुछ चुनिंदा लोग ही उस मुकाम तक फाइनली पहुंच पाते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैमोमाइल टीवी टॉपर्स, एन इनिशिएटिव बाय अनअकैडमी। आई एम सुमित कुमार, एन एजुकेटर विद अनअकैडमी इन डिफेंस कैटेगरी। आज हमारे साथ CDSC 2 2020 के टॉपर हिमांशु पांडे मौजूद है। इन्होंने IMA में, दैट इज इंडियन मिलिट्री एकेडमी में जो मेरिट लिस्ट होती है उसमें रैंक 24 हासिल किया है एंड INA में रैंक 13 हासिल किया है। तो अपने आप में बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। तो इस एपिसोड में हम उनसे सीखेंगे कि क्या उनकी स्ट्रेटेजीज थी, किस तरीके से वो इस मुकाम को हासिल कर पाए हैं। सो हाय हिमांशु, हाउ आर यू? हेलो सर, आई एम फाइन। तो हिमांशु, मतलब बीइंग अ टॉपर, हाउ इज दिस फीलिंग? मतलब लोगों ने कैसे ट्रीट किया आपको कि भाई, अब ऑब्वियसली बात है, आप इतने बड़े एग्जाम में आप टॉप करते हैं, तो लोगों का क्या रिएक्शन था, आपके घर वालों का क्या रिएक्शन था? मतलब जब मेरिट लिस्ट आई, मतलब तो शाम को पता चला, तो एक व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप पे PDF आता है, तो पता तो चलता नहीं, UPSC की वेबसाइट है, कोई नोटिफिकेशन तो आता नहीं है। तो शाम को PDF पे, वहाँ ग्रुप पे PDF आया तो देखा तो 24 रैंक थी। तो खुश हो रहे थे, तो घर वालों को बताया, दे वर ऑल हैप्पी एंड खुशी का माहौल था। बिल्कुल भाई, बनता भी है खुशी का माहौल। तो हिमांशु, हम ना ये जानना चाहेंगे कि एग्जैक्टली वो क्या स्ट्रेटेजीज थी जो आपने फॉलो करी और अपने जो लर्नर्स है उनको मतलब हेल्प हो जाए किसी तरह से। आपकी कुछ जो प्लानिंग्स थी, देखना है कि किस तरीके से उनमें वो फिट इन बैठ सकती है। तो हम अपना एग्जामिनेशन है 3 पार्ट में होता है मोटा मोटा। एक अपना रिटन है, देन अपना SSB इंटरव्यू प्रोसेस है, देन अपना मेडिकल प्रोसेस है। तो सबसे पहले मेरे अकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं रिटन की। तो रिटन की तैयारी आपने कब से शुरू करी? मतलब क्या आपने इससे पहले भी CDS दे रखा था, या मतलब ओवरऑल रिटन की स्ट्रेटेजी मैं आपसे जानना चाहता हूँ, कब से स्टार्ट करें, किन किन सब्जेक्ट पे फोकस करें, एक ओवरव्यू पूरा। तो रिटर्न की प्रिपरेशन तो ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था, CDSC 2 2020 वाला। तो इससे पहले जो CDSC 1 2020 था, तो मैंने एज ए ट्रायल अटेम्प्ट की, अपनी प्रिपरेशन जांचने के लिए मैंने दिया था पेपर। तो उससे 1 महीना पहले मैंने ऐसी अनअकैडमी पे एक एजुकेटर थे उस टाइम पे, कासिफ अंसारी करके। तो वो CDSC की 25 डेज एक क्रैश कोर्स ले रहे थे। तो उनका वो क्रैश कोर्स ज्वाइन करके एग्जाम दिया था। तो वो एग्जाम क्लियर हो गया था लकीली मेरा। तो उसके बाद थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया एंड आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग धीरे धीरे करके। एक तो कॉलेज चल रहा था इंजीनियरिंग का, तो उसके साथ साथ खुद से सोर्सेज कलेक्ट करना, मटेरियल कलेक्ट करा पहले तो खुद से, और उसके बाद धीरे धीरे हम प्रिपरेशन स्टार्ट करी। और उसके बाद लकीली लॉकडाउन भी लग गया। तो लॉकडाउन लगा तो वहाँ से कॉलेज वर्क से थोड़ा सा आराम मिला, तो इसकी प्रिपरेशन करने के लिए टाइम ज़्यादा मिल गया आपको। तो इस वजह से थोड़ा सा अच्छे से प्रिपरेशन हो पाई। मतलब आपने जो ये अटेम्प्ट दिया जिसमें आपकी रैंक इतनी अच्छी आई, ये अपने कॉलेज के साथ साथ आपने अटेम्प्ट दिया फाइनल ईयर में? हाँ, ये फाइनल ईयर के मेरे ग्रेजुएशन के साथ साथ है, ये अटेम्प्ट दिया है। अभी मेरा ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर का रिजल्ट आना बाकी है, तो अभी एग्जाम दे रखे हैं मैंने। तो ये भी एक लर्नर्स के लिए बड़ा मतलब चैलेंजिंग टास्क होता है। बच्चे बोलते ही हैं कि क्या हम कॉलेज के साथ साथ CDSC जैसा डिफिकल्ट एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। सो हमारे सामने एग्जांपल है। इन्होंने इनफैक्ट पहला जो आपका ट्रायल अटेम्प्ट था वो भी फिर कॉलेज के टाइम पे था, और उस टाइम आप SSB के लिए एलिजिबल नहीं रहे होंगे। हाँ, उस समय मैं SSB के लिए एलिजिबल नहीं था, क्योंकि फाइनल ईयर में नहीं था मैं। ओके, ठीक है। तो चलो ठीक है, ये तो हो गया कि आपने पहले ही एक तरीके से जो आपका पहला एलिजिबल अटेम्प्ट था उसमें आपने क्रैक कर लिया। तो अगर हम सब्जेक्ट वाइज जाएं तो सब्जेक्ट वाइज क्या स्ट्रेटेजीज थी? मतलब मैथमेटिक्स के लिए क्या, मतलब सबसे पहले मैथमेटिक्स के लिए क्या होना चाहिए, मतलब बच्चे के टेक अवेज क्या होने चाहिए हिमांशु सर? पहली चीज़ है कि अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और वीक पॉइंट्स का सबको पता होना चाहिए। लाइक 10th तक बेसिक जो मैथमेटिक्स आती है वो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आती है। सबने 10th तक मैथमेटिक्स पढ़ी है। तो द थिंग इज कि आपको अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट, जैसे मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कैलकुलेशन पार्ट, नंबर सिस्टम वाला पार्ट। तो मैं ज्योमेट्री थोड़ा वीक है मेरा,
ओके, तो ज्योमेट्री वाला पोर्शन आपने तो मैंने उसको बिल्कुल इग्नोर कर दिया। तो 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं, हाँ, छोड़ दिए। तो मेरे पास 80 क्वेश्चन बचे। हाँ, अब मुझे पता है 80 क्वेश्चंस मेरे हाथ में 60 to 65 में कर लूंगा। अब वो 60 to 65 पे मैंने फोकस करना है एग्जाम में, और वो 65 क्वेश्चन का मार्क लेके मैंने सॉल्व करना है। तो उसमें बहुत इजी पार्ट है, जैसे HCF, LCM, नंबर सिस्टम और मेंजुरेशन, जिसमें सिर्फ फॉर्मूले पता होना चाहिए और सीधे सीधे आंसर निकल जाएगा। ओनली कैलकुलेशन पार्ट है, कैलकुलेशन पार्ट। और आप उसकी प्रैक्टिस करो, तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, उतनी ज़्यादा आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी। क्वाड्रिलेटरल्स, और इस बार तो हमारे लकीली एक लॉग का क्वेश्चन आ गए थे 1-2, और टाइम एंड डिस्टेंस के वो क्वेश्चंस आ गए थे। तो मेरा जो टारगेट था 60 to 65, वो बस पहले ही फिक्स कर लिया था कि भाई अपना तो जो एरिया है वो 80 है, 20 ज्योमेट्री को हटाओ साइड में, जो अपना एरिया ही नहीं है तो उसको साइड कर दो, बच गया 80। उस मतलब वो आपका टारगेट एरिया है। अच्छा, फिर आपने क्या इसकी प्रैक्टिस भी करी थी मॉक्स वॉक्स के थ्रू, या कैसे, मतलब वो स्पीड जो आप कह रहे हो स्पीड कैसे अटेन करी फिर आपने? तो पहली चीज़ तो ये थी कि मॉक्स तो मेरा ये था कि मॉक्स में लास्ट के 15 दिन में दिए हैं। तो स्टार्टिंग प्रिपरेशन एक बुक है अरिहंत की, क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स करके, स्टैंडर्ड किताब, स्टैंडर्ड बुक्स RS अग्रवाल की, उससे एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, उससे प्रिपरेशन करी। उसके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइजेज हैं, वो करो, और CDS के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लो। इवन आप उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस भी नहीं कर रहे ना, तो आप पिछले 10-12 साल के क्वेश्चन पेपर लगा लीजिए। उसी से वो स्पीड अटेन हो जाएगी। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, 1200 क्वेश्चन। गुड स्ट्रेटेजी कि आप पहले ही आपने फिल्टर कर लिया कि क्या नहीं करना है, बिकॉज ये भी अपने आप में काफी चैलेंजिंग पार्ट होता है क्वेश्चन छोड़ना। तो हिमांशु से हमने सीखा कि पहले ही आपको इतना पार्ट साइड कर देना है, क्वेश्चन छोड़ देना है, जो बच गया है वो आपका एरिया है, उसके अकॉर्डिंग आपको करना है। डिफेंस एग्जाम्स, रिटन एंड SSB are a milestone you have to achieve before that. I have served as an assistant commandant with CAPF, and with my expertise I can give you the right strategy to crack CDS, CAPF and AFCAT. As a former assistant commandant of CISF, I will help you to strengthen your concepts for the defense examinations. To help you ace SSB, I'll guide you throughout your learning journey. क्योंकि जो कर रहे हैं तैयारी देश का फ्यूचर बनने के लिए, उनका तो हक बनता है टॉप एजुकेटर से सीखने का। To mentor those who are going to be the future of the country, we are now teaching live on Unacademy. Let's crack it. ठीक है, तो ये तो क्या मैथ्स का। और अबाउट GS, बिकॉज किसी से भी आप पूछोगे ना CDS का, तो सबके लिए मतलब जो बोलते हैं ना दुखती जो नब्ज है, दैट इज GS। तो GS के लिए आपको मतलब क्या स्ट्रेटेजी थी आपकी GS को लेके? मेरी स्ट्रेटेजी एक ही है कि जो नहीं आता है वो नहीं आता है। तो क्वेश्चन पेपर में पहले से सोच के जाओ कि मुझे कितना आता है, मैं कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता हूँ। ओके। तो द थिंग इज, हिस्ट्री बहुत वास्ट है, बिल्कुल, एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न। उसमें से भी पढ़ने लायक है, थोड़ा फैक्चुअल है मॉडर्न, बाकी सब रटने वाला है, याद नहीं हो सकता। तो मुझे पता था मॉडर्न में थोड़े बहुत याद कर सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल वाला है मॉडर्न में लास्ट का। प्लस उसके साथ साथ क्या था कि इतना तो हिस्ट्री हो गया, प्लस पॉलिटी ऐसा है कि लक्ष्मीकांत से आप गिने चुने कुछ 15 से 20 टॉपिक्स हैं। हाँ, वो चैप्टर्स हैं। हाँ। बस। और UPSC में भी पूरी लक्ष्मीकांत से नहीं आता है। आप PYQs एनालाइज करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पता लग जाएगा क्या क्या आने वाला है। तो द थिंग इज कि वो पढ़े और उस हिसाब से पॉलिटी प्रिपेयर करी। पॉलिटी में एक चीज अच्छी है कि स्टैटिक सिलेबस है, बिल्कुल बहुत ही स्टैटिक है, फिक्स है इतने से ही। मतलब जो लक्ष्मीकांत है दैट इज बाइबल, जो आपने चैप्टर वो फिक्स कर लिया, उससे बाहर नहीं आएगा। हिस्ट्री में आप देखोगे तो भाई मतलब कुछ भी आ सकता है, अनलिमिटेड हो सकता है। मतलब एक स्पेक्ट्रम सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री के लिए है, उससे भी बाहर आ जाती है, बाहर आता है। तो द थिंग इज कि पॉलिटी में उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो मेरा जो स्ट्रेटेजी थी पॉलिटी प्लस साइंस, क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, साइंस मेरा प्लस पॉइंट है। तो थिंग इज साइंस के लिए दिशा या वगैरह के जो मार्केट में अवेलेबल क्वेश्चनएयर हैं, उसकी PDF ऑनलाइन आपको गूगल पे ऐसे मिल जाती है। ओके, तो आप देखते रहिए उसको। ओके, तो इसमें यहाँ पे आपने फिर इकोनॉमिक्स को आपने नहीं छुआ? इकोनॉमिक्स 2-4 क्वेश्चन। इकोनॉमिक्स का एक अच्छी चीज ये है ना कि इकोनॉमिक्स अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है थोड़ा बहुत। तो जैसे हमारे उसमें 2-3 क्वेश्चन आए थे, वो बजट से रिलेटेड थे। ओके। तो उसमें ऐसा था जैसे टैक्स से रिलेटेड था, कौन सा टैक्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना था, और ऑप्शंस बहुत ही इजी थे, जैसे कॉर्पोरेशन टैक्स, GST। क्या भाई कॉर्पोरेशन है भाई, कंपनीज देती ज्यादा देंगी। ओके। GST उससे कम होगा, फिर और भी ऑप्शन, तो वो लगा लिया। लॉजिकल। या फिर कौन सी सब्सिडी सबसे ज्यादा है, तो इंडिया में क्या सबसे ज्यादा, जैसे फर्टिलाइजर, यूरिया, पेट्रोलियम या फूड। भाई फूड सब्सिडी है, राशन का इतना बड़ा चल रहा है। तो मतलब रीजन बेस्ड क्वेश्चन थे इकोनॉमिक्स के 2-3, तो वो हो गए, वो प्लस पॉइंट हो गया, एक्स्ट्रा बढ़ गए। प्लस ज्योग्राफी ऐसा है कि 11th और 12th क्या पढ़ के जाओ, बाहर कुछ नहीं आएगा। NCERT पढ़ के जाओ बस। ओके।
और उसके साथ साथ क्या है, करंट अफेयर्स, मेक और ब्रेक गेम है उसका। तो कि अगर आपके जैसे 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी 15 भी आ जाते हैं, आपके 12 से 15 क्वेश्चन हो गए, ठीक है, आप क्लियर हो। अगर वो 12 से 15 नहीं हुए तो आप रुक जाओगे। बिल्कुल। तो करंट अफेयर्स के लिए ऐसा था कि मैंने सोशल मीडिया से कर लिया था, इंस्टाग्राम से। अच्छा। तो इंस्टाग्राम पे एक पेज है डिजायर टू लर्न करके। ओके। तो वो क्या देते हैं, जैसे मीम्स आते हैं ना, उस टाइप का पोस्ट बना के रोज की वो कम से कम 10 से 15 करंट अफेयर डालते हैं। तो इंस्टाग्राम आप स्क्रॉल कर रहे हो तो ठीक है, एक पोस्ट आया, पढ़ लिया, ठीक है, रोज का आपका इंस्टाग्राम, आपका करंट अफेयर्स भी रिवाइज हो रहा है, तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। और करंट अफेयर इतना बेस्ट एक ऐसी चीज है कि रटने की जरूरत नहीं, याद नहीं। अगर आपने एक बार भी पढ़ा है ना, वहाँ पर 4 ऑप्शन होंगे ना, आप एक क्लिक कर जाएगा, क्लिक कर ही जाएगा आपको। तो सोशल मीडिया से मैंने करंट अफेयर्स उठा लिया था, और लास्ट में एक आध कोई कंपाइलेशन देख लिया, जैसे अनअकैडमी की वीडियोस आ जाती हैं, मंथली करंट अफेयर, मंथली आ गया या वीकली आ गया या 6 मंथ्स की एक साथ आ जाती है, उससे आप क्या कर लो, रिवाइज कर लो, रिवाइज हो जाएगा। ये बहुत ही मतलब स्मार्ट स्ट्रेटेजी है कि सोशल मीडिया मतलब जिसको काफ़ी नेगेटिवली प्रोजेक्ट करा जाता है, उसको भी आप स्मार्टली किस तरीके से यूज़ करो इंस्टाग्राम के पोस्ट से अपने। एंड एक चीज़ मुझे इनके अप्रोच में दिख रही है सीधा सीधा कि ये सबसे पहले चीज़ों को फिल्टर कर रहे हैं कि भाई इतना नहीं करना है, जो करना है अपना ये एरिया है, इसमें आपको स्कोर करना है। अब भाई कट ऑफ तो 2020 होती है, वो तो आपको पता है कि उतना तो आप क्रॉस कर ही लोगे। उसके बाद फिर आपने देखना आपका एरिया कौन सा है और आपने उसी पे वर्क किया है। इंग्लिश के लिए कुछ स्पेसिफिकली आपने अलग से कुछ किया था? इंग्लिश का ऐसा है कि पेपर अंडरस्टैंडिंग बेस्ड बहुत आता है। तो मतलब अगर आपकी रीडिंग हैबिट्स हैं और आपको बेसिक इंग्लिश आती है तो आप स्कोर कर लोगे, मतलब इतने स्कोर कर लोगे, 50 to 60 मार्क्स स्कोर कर लोगे। तो उसमें क्वेश्चन आते हैं जैसे सेंटेंस रीऑर्डरिंग और पैरा जंबल्स आते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन क्या है, आपको अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए, समझ, अगर आप समझ गए तो हो गया, या कॉम्प्रिहेंशन आ गया, समझ गए तो हो गया। उसमें भी फिल्टर आउट कर लो कि ये नहीं करना है, जैसे ग्रामर जो बहुत ट्रिकी आती है। अब क्या है, 30 क्वेश्चन के आसपास ग्रामर और इडियम्स एंड फ्रेजेस आते हैं, और या फिर आपके वोकैब आ गई, इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच आ गई। तो जो आपको नहीं आता है ना, आप छोड़ दो, पहले छोड़ दो। तो अब 30 to 35 आपने छोड़ दिया, उसके बाद भी आपका 85 ऐसे क्वेश्चन है जो इजीली आप सॉल्व कर दोगे। उसमें से 60 भी कर लिए, 70 भी कर लिए, तो आपका ओवरऑल एक मार्क्स वो आ गया भाई जो आपको। तो आपके इंग्लिश आ गए, मैथ्स आपने वहाँ से 50 to 60 कर लिया था। जीएस में अपनी स्ट्रेटेजी थी, तो उस वजह से जीएस मेरे 50 to 55 क्वेश्चन सॉल्व हो जाते थे, तो इस वजह से पेपर क्लियर। अच्छा, कोई एक बुक लिस्ट बता सकते हो रिटर्न के लिए, एक स्टैंडर्ड, जैसे वैसे आपने बताई दी कि मैथ्स के लिए आर एस अग्रवाल अरिहंत की, तो मैथ्स की जीएस की भी आपने बता दी, पॉलिटी की वो पॉलिटी की लक्ष्मीकांत हो गया, और उसके साथ साथ 10th 11th 12th की एनसीईआरटी ज्योग्राफी के लिए। अगर किसी को हिस्ट्री भी पढ़नी है, एंशिएंट मिडिवल वगैरह, तो आप 11th 12th के एनसीईआरटी पढ़ लो, क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जो फैक्ट्स आते हैं ना उसी से आते हैं, एनसीईआरटी से। प्लस अगर आपको मॉडर्न पढ़ना है तो उसके लिए या तो स्पेक्ट्रम पकड़ लो या फिर बिपिन चंद्रा पकड़ लो, वो स्टैंडर्ड बुक्स ही मतलब हिमांशु ने रेफर करी है। एनसीईआरटी जो काफ़ी लोग इग्नोर कर देते हैं, तो मतलब हिस्ट्री की, एंशिएंट एंड मेडिवल के लिए, प्लस में ज्योग्राफी के लिए तो काफ़ी कॉमनली बोली ही जाती है। मेरे हिसाब से एनसीईआरटी से बेटर कुछ नहीं है। चलो, आपकी बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी रही रिटर्न की। तो एसएसबी के लिए मैं जानना चाहूँगा, क्या आप इससे पहले किसी एसएसबी में गए थे? आपका कौन सा अटेम्प्ट था ये एसएसबी का? तो एसएसबी का ये मेरा 7th अटेम्प्ट था। ओके, 7th अटेम्प्ट। हाँ, तो मतलब ग्रेजुएशन बेसिस सीडीएस का पहला था, बट उससे पहले 4 एनडीए दिए हैं, 2 टीईएस दिए हैं, जिसमें 3 एनडीए स्क्रीन इन हुआ हूँ। ओके। और 1 एनडीए और 2 टीईएस स्क्रीन आउट भी हुआ हूँ। तो ये मेरा 7th अटेम्प्ट था, और जो भी स्ट्रैटेजी बनाई थी वो उन 6 जो पिछले अटेम्प्ट्स थे उनसे ही बनाई थी। ओके, मतलब जो गलतियां वहां पे करी, हमें एग्जैक्टली वही जानना है कि उन 6 अटेम्प्ट्स में आप क्या नहीं कर पाए जो आपने 7th अटेम्प्ट में करा, और आप ग्रेजुएशन के बाद पहली एंट्री में यू आर इन, क्या किया आपने? मतलब बात तो ऐसी है कि आप बता नहीं सकते कि आपकी क्या गलती है, क्योंकि प्रोसेस ही इतना वो है कि पता तो लगता नहीं है, पर खुद से जो पता लगा कि यू नीड टू डेवलप योर कम्युनिकेशन स्किल्स। ओके। आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, उसके साथ साथ एक्सपोजर होना चाहिए आपका। मतलब द थिंग वाज कि एक फोटो देख रहे हैं आप, और फोटो देख के आपके दिमाग में थॉट्स जो आ रहे हैं ना, वो अगर आपका ज़्यादा एक्सपोजर होगा उतने ज़्यादा थॉट्स आएंगे, उतना अच्छा थॉट आएगा। और अगर एक्सपोजर ही कम होगा तो थॉट प्रोसेस भी उतनी क्या कहते हैं उसको, लिमिटेड रहेगी। तो अगर आपकी थॉट प्रोसेस ही लिमिटेड है तो आप अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाओगे यहाँ पर। फोटोज का मतलब बड़ा ही नैरो व्यू रहेगा अगर आपका एक्सपोजर से मतलब क्या, लोगों से कम्युनिकेशन, मिलना जुलना, मतलब एक्सपोजर एग्जैक्टली क्या?
एक्सपोजर मतलब आप किस इन्वायरमेंट में रह रहे हो, इन्वायरमेंट से क्या सीखते हो, वो किस इन्वायरमेंट में आप एक्सपोज हुए हो, किस टाइप के लोगों को आप एक्सपोज हुए हो। बिकॉज जिस भी इन्वायरमेंट में आप रह रहे हो, जो भी साथ में लोगों से आप एक्सपोज हुआ, उनकी जो पर्सनैलिटी है ना वो बहुत तगड़ा इफेक्ट डालती है आपकी पर्सनैलिटी में, आपके डेवलपमेंट में। बिल्कुल। लाइक मैं जैसे कॉलेज में था तो जो मेरे सीनियर्स थे और कुछ मेरे कलीग्स थे, तो दे वर लाइक बहुत ही खतरनाक किस्म के लोग होते हैं ना, जो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, जिनका इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत हाई होता है। लाइक वो कुछ लोग, हमारा कॉलेज जो है ना एक ऐसी जगह पे है जहाँ पर कुछ नहीं है, कह सकते हैं आप, पहाड़ में कॉलेज है हमारा, अल्मोड़ा में। तो और वहाँ पर एक्सपोजर हमारा 0 है, कह सकते हैं। तो जो भी एक्सपोजर है वो हमारा आपस में ही है, ग्रुप में, स्टूडेंट्स में ही है। तो उस जगह पे रहते हुए, और हमारा जो फैकल्टी सपोर्ट है वो भी उतना कुछ खास नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। तो उस जगह पे रहते हुए और उस टाइप के इन्वायरमेंट में, उस टाइप के सपोर्ट के रहते हुए भी, हमारे कॉलेज में सीनियर्स नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन, एंटरप्रेन्योरशिप कॉम्पिटिशंस होते हैं, उसमें हमारा कॉलेज सेकंड रनर अप आया। और हमारे कॉलेज से एक सीनियर थे, उनके 2 स्टार्टअप्स चल रहे हैं अभी। तो जिस टाइप का माहौल उन लोगों ने क्रिएट करा पिछले लास्ट के 1-2 साल में, क्योंकि मैं भी उनके साथ काफी जुड़ा रहा, तो उससे डेवलप होने को, आपको सीखने को बहुत कुछ मिला। तो जब ऐसे लोगों के साथ आप रहते हो तो आपके थॉट्स भी बढ़ते हैं, आपकी थिंकिंग प्रोसेस बढ़ती है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो रही है, मतलब आपके उन्हीं की पर्सनालिटी आप बेसिकली अपने अंदर इनकर कर रहे हो, इनकलकेट कर रहे हो। यस, बहुत ही ये मतलब बेहतरीन और सिंपल सुलझी हुई सी बात कह सकता हूँ मैं, कि आपका आसपास का माहौल ऐसा रहेगा कि आपकी पर्सनैलिटी ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगी। फिर जो चीज़ें एसएसबी में जो चीज़ें मांगते हैं ना, जो OLQs मांगते हैं, एक्चुअली वो आपके इन्वायरमेंट से ऑटोमेटिक आ गए, उसके लिए अलग से मतलब आपको कुछ एफर्ट नहीं करना पड़ा। ओवरऑल एसएसबी की किसी प्रोसेस में आप कुछ मतलब गाइडेंस देना चाहेंगे 5 दिन में से, किसी भी जो आपको लगता है पूरे प्रोसेस से, कि बच्चों को क्या करना चाहिए भाई आप, बिकॉज यू आर द नाउ एक्सपीरियंस्ड वन, कि भाई 6 में गलतियां हुई हैं, जैसे एक आपने बताया दिस कम्युनिकेशन थिंग, और क्या, जैसे बहुत बार इंटरव्यू में मतलब बच्चा बहुत घबराता है, या फिर साइक में बहुत घबराता है, क्या करूं मतलब, क्योंकि होता क्या है ना, जैसे कोचिंग्स वगैरह इतनी चीजें हैं, थोड़ा सा एक प्रीजुडिस्ड माइंड से जाता है बंदा कि मुझे ये चीजें करनी, तो क्या वो चीजें सच में वर्क करती है जो पहले से हम सोच के जाते हैं? ओके, सो जो प्रेजुडिस्ड माइंड की आपने बात करी कोचिंग वाला, तो द थिंग इज कि बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा दिक्कत है कि आज के टाइम में मटीरियल बहुत ज़्यादा अवेलेबल है बाहर, और जितना ज़्यादा मटेरियल अवेलेबल रह रहा है उतना ज़्यादा कन्फ्यूजन बढ़ रहा है। तो जितनी ज़्यादा अकेडमीज़ होते जा रही हैं, जितना ज़्यादा बाहर कोचिंग अकेडमीज़ खुलती जा रही हैं, उतना ज़्यादा क्या हो रहा है कि एक तरह से कह सकते हैं गार्बेज इन्फॉर्मेशन अंदर भरी जा रही है एस्पायरेंट्स के, जो गार्बेज निकल के वापस वहाँ टेस्टिंग में आता है और उसी से रिजेक्शन बढ़ता है। तो पहली चीज़ ये है कि सबसे पहले किसी कोचिंग पे जाने पे या जाने से पहले आप खुद से उस प्रोसेस को जानने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले एडवाइस तो जो मेरी होगी कि खुद से जानने की कोशिश कीजिए। कोई भी एक बुक पकड़ लीजिए एसएसबी पे, बहुत सारी हैं, तो उससे एक स्टैंडर्ड प्रोसेस के बारे में पता कर लीजिए, प्रोसेस क्या है, कैसे क्या स्टेप्स होनी चाहिए उसको सॉल्व करने, क्या क्या करना है आपको। एग्जैक्टली वो आपसे चाह क्या रहे हैं, मतलब वो सारे स्टेप्स आप जान लीजिए। OLQ समझ लीजिए, OLQ क्या है और उन OLQ को किस प्रोसेस से जज कर रहे हैं, तो किस प्रोसेस से क्या जज करना चाह रहे हैं वो। जैसे उनका 3 ही होता है ना, मनसा कर्मा वचा, मतलब क्या आप सोच रहे हो, क्या आप बोल रहे हो और क्या आप कर रहे हो। तो तीनों आपके सिंक्रोनाइज होनी चाहिए, हार्मनी में होनी चाहिए। अब आपका तीनों सिंक्रोनाइज हैं, अगर हैं तो आपको कोचिंग जाने की जरूरत नहीं है। तो और अगर आपको नहीं है तो आपको खुद से पता है, तो आप कहीं भी कोचिंग चले जाओ, कोई फायदा नहीं होगा। तो खुद से अपना इंट्रोस्पेक्ट कर लीजिए आपको, और उसके बाद अगर आपको कहीं जरूरत पड़ती है कि आपको किसी कोचिंग ज्वाइनिंग की जरूरत है गाइडेंस के लिए, वो भी किसी पर्टिकुलर मुद्दे, मतलब जैसे सपोज करो कि आपको कम्युनिकेशन, या कम्युनिकेशन में आपका कुछ हो रहा है, या फिर कॉन्फिडेंट नहीं हो आप, आपको मॉक इंटरव्यूज की जरूरत पड़ रही है, या आप और अच्छे से जानना चाहते हो, आप थोड़ा प्रैक्टिस के लिए, कंपटीशन को देखने के लिए जाना चाहते हो, तो वो एक डिफरेंट मैटर है। बट डायरेक्टली अप्रोच करने से पहले तो मेरी ये होगा कि खुद से जानो प्रोसेस को, सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट आप पहले करो कि एग्जैक्टली OLQs में व्हाट दे आर डिमांडिंग, कहाँ पे यू आर लैकिंग, एंड फिर स्पेसिफिकली उस पॉइंट पे ज्यादा फोकस करते हुए आप किसी को ज्वाइन करो। ये आपकी सजेशन, ये मेरी सजेशन है। इससे एक ये भी एस्पिरेंट्स मुझे ये बात निकल के आती है कि द वे ही इज टेलिंग यू कि उससे नेचुरल जो वे होता है ना, कि जो आप हो, ये हमने और भी बाकी टॉपर्स के साथ देखा है, दिस इज समथिंग कॉमन, मैं जो हर जगह से एक्सट्रैक्ट कर पा रहा हूँ कि अगर आप नेचुरल हो मेरे हिसाब से, तो इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव पॉइंट, बजाय कि आप सोच के जा रहे हो। और वो नेचुरल तभी आएगा जब आप मतलब थोड़े से फ्रेश माइंडसेट और बेवजह की चीजें आपके अंदर डंप नहीं करी गई हैं। क्योंकि अब जब नेचुरल हो गए ना, तो आप कुछ चीज हाइड नहीं कर रहे हो और कुछ चीज फेक नहीं कर रहे हो। और जब आप फेक नहीं करोगे ना, तो आप 100% कॉन्फिडेंट होगे, क्योंकि जब आप सच बोल रहे हो तो आपके पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। तो सामने से आपको कोई भी टास्क दे दे या कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछ ले,
तो आपने सच बोला है तो आप उसका जवाब भी, जो नेक्स्ट फॉलोअप क्वेश्चन होगा उसको भी उतनी आसानी से डील कर पाओगे। Yes, very very nice. So this is a broad overview of SSB. ठीक है, SSB के लिए मतलब कुछ इतनी इंपॉर्टेंट टिप्स निकल के आ रही हैं, आप सब देख ही रहे हो। यही एक कुछ खास बात होती है कि भाई जो टॉपर को टॉपर बनाता है, वो हमें हिमांशु में दिख रही है, वो क्वालिटीज आपके अंदर। हिमांशु, लेट्स मूव टू मेडिकल्स, बिकॉज भाई इतना कुछ आपने सफर करा है, इतनी अच्छी रैंक होने के बावजूद भी यू विल बी नॉट एबल टू सर्व द कंट्री, अभी के लिए एटलीस्ट आप मेडिकली अनफिट हो गए, तो डेफिनेटली आप एक रिग्रेस प्रोसेस से जरूर गुजरे होंगे। तो मैं चाहता हूं कि हमारे एस्पिरेंट्स को उसके बारे में पता लगे कि मेडिकल्स में क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, कहाँ पे वो पहले से, जैसे बहुत लोग पूछते हैं सर क्या मैं पहले से प्री मेडिकल चेकअप करा सकता हूँ, मतलब वो सारे पॉइंट्स में ओवरव्यू जानना चाह रहा हूँ कि मेडिकल्स में एक कैंडिडेट को किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। आप अपनी जो पूरी प्रोसेस रही उससे आप क्या सीख पाए हो? पहली चीज़ तो ये है कि मेडिकल्स का क्या है, मेडिकल्स का जैसे आप रिकमेंड होते हो तो उसके बाद एक सर्विसेज मेडिकल बोर्ड करके होता है, तो वहाँ जाते हैं आप। ओके। एमएच में होता है, जो कि नियरेस्ट एमएच टू दी आपका सेंटर, सिलेक्शन सेंटर। तो वहाँ आपको डिफरेंट स्पेशलिस्ट 5 ब्रॉड हेड्स के अंदर चेक करते हैं। आई हो गया, उसके बाद आपका ENT, डेंटल, एंड वन इज मेडिसिन एंड अदर इज ऑर्थो, बोन्स वाला। ठीक है, तो सबके अपने अपने टेस्ट होते हैं और सबको डिफरेंट, एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर, बहुत सारे टेस्ट हर उसमें होते हैं, और जब आप सब में फिट हो गए तो आप एलिजिबल हो आर्मी ज्वाइन करने के लिए। ओके। और इन केस कोई इशू आ जाता है तो उसमें आपको वो टेम्परेरी रिजेक्शन देते हैं इनिशियली, इसके बाद आपको 42 डेज मिलते हैं, फिर आप अपील कर सकते हैं, और अगर आप वहाँ फिट हो गए तो मोस्टली सब हो ही जाते हैं, तो आप फिट हो गए, आप ज्वाइन कर सकते हैं। बट इफ़ यू आर अनफिट देन एक प्रोसेस होती है रिव्यू मेडिकल बोर्ड की, जिसमें आप एक एप्लीकेशन लिखते हैं और आर्मी का DGFMS, जो वहाँ का ऊपर सीनियर डॉक्टर्स हैं, वो आपका केस स्टडी करते हैं और उसके हिसाब से आपको एक और चांस देते हैं RR हॉस्पिटल दिल्ली में, जहाँ आपका केस टेस्ट फिर से होते हैं और फिर आपका फाइनल रिजल्ट होता है। तो ये तो पूरी मेडिकल की प्रोसेस है। बट द थिंग इज कि क्योंकि प्रोसेस इतनी बड़ी है और इतनी स्पेशलाइज्ड टेस्ट होते हैं, तो आप पता नहीं लगा सकते कि आपका कौन कौन सा टेस्ट होने वाले हैं। क्या पता आपका ब्लड टेस्ट होता है और ब्लड में कुछ चीज़ की कमी या ज़्यादा आने की वजह से आपका डॉक्टर कोई और एक टेस्ट लिख के दे देता है। तो आप पहले से तो जज कर नहीं सकते। तो बट एक चीज़ है कि आप कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिनको हम इम्प्रूव कर सकते हैं, जैसे डेंटल का दांतों का है। आपका डेंटल में रिजेक्शन हुआ? या मेरा डेंटल में रिजेक्शन, एक बहुत ही कॉमन, इसलिए मेरे दिमाग में आया बिकॉज़ बहुत कॉमन क्वेश्चन है डेंटल को लेके। तो क्या मतलब डेंटल में जब आप कभी आर्मी की उससे जाएंगे, जो मेडिकल स्टैंडर्ड्स आते हैं उसमें होता है कि फंक्शनल होनी चाहिए सारी चीज और 14 डेंटल पॉइंट्स होनी चाहिए। अब जो मुझे लगा स्टार्टिंग में, जब मैं करने गया, मैं SSB देने गया, तो मुझे लगा मेरे सारे टीथ्स इंटैक्ट हैं और तो फिर 14 डेंटल पॉइंट्स हो ही जाएंगे। बट द थिंग इज उसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें होती हैं, मॉल ऑक्लूजन्स होते हैं, ओपन बाइट, क्रॉस बाइट्स होती हैं, जो कि अनफिट मानी जाती हैं। तो और डेंटल एक ऐसी चीज़ है जो 6 to 8 months में, 1 year में सही हो सकती है। तो जब एक मेरी एडवाइस ये है कि जब भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो उससे 1 साल पहले आप एक बार डेंटिस्ट पे जाके एक डेंटल चेकअप करवा लीजिए। और दिस इज समथिंग जो हमारे हाथ में है, हम कर सकते हो, वरना तो आपने बताया इतने ज्यादा रिग्रेस टेस्ट है, हम आज फाइंड आउट नहीं कर सकते। नहीं कर सकते आप। या फिर आप अपनी आईसाइट चेक करा लीजिए, क्योंकि -2.5 से नीचे नहीं होते, तो अगर आप उससे ऊपर तो ठीक है। या फिर कुछ चीज होती है जैसे फ्लैट फुट या नॉक नी, ये सब चीजें जो सही हो सकती हैं थोड़े टाइम में, 2-4 महीने में। तो अगर आपको लगता है आपको पहले से है, आप किसी स्पेशलिस्ट पे चले जाइए जो इन चीज़ों का स्पेशलिस्ट है, और इससे रिलेटेड अपने कुछ प्रोसेस कर लीजिए, कुछ इलाज कर लीजिए, और क्योंकि फिर वो दिक्कत नहीं आएंगी। बाकी होने को तो हमारी बॉडी में बहुत चीज़ है, वो तो डॉक्टर ही जान सकता है कि हमारे इसमें क्या गलत है। और मुझे भी कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को सोच के जाते हो ना पहले से कि क्या मेडिकली फिट हो पाऊंगा नहीं हो पाऊंगा, तो शायद कॉन्फिडेंस में पहले से ही कमी आ जाती है। मतलब अगर ये माइंड में पहले डाउट है, आपको नहीं पता था इसलिए यू आर कॉन्फिडेंट एंड यू आर थ्रू द प्रोसेस। अगर पहले सोचोगे यार मेरे साथ तो ये हो सकता है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ उस 5 दिन के प्रोसेस में दिख ही जाती है। आप 100% नहीं रह पाएंगे वहाँ पर। यस बिल्कुल। क्योंकि 100% अगर आप नहीं रहेंगे तो आप बेस्ट ही हैं, और वहाँ पर बेस्ट है, क्योंकि कंपटीशन ही इतना ज़्यादा है। 6 लाख लोग रिटर्न देते हैं, 6000 रिटर्न क्लियर करते हैं, और उसमें से लास्ट में 100 बंदे सिलेक्ट होते हैं IMA के लिए। तो कंपटीशन लेवल इतना हाई है, और तो फिर इसका मतलब कि आपको भी बेस्ट देना है वहाँ पर। 100% से भी काम नहीं चलेगा, उससे भी ज़्यादा बेस्ट देना है। बिल्कुल।
बिल्कुल सही बात। तो जो मेडिकल एक कॉमन डाउट्स जो एस्पिरेंट पूछता है कि मेडिकल चेकअप्स के जो बेसिक मेडिकल चेकअप्स है, जैसे कि डेंटल का बताया हिमांशु ने कि दिस इज समथिंग जो क्योर हो सकती है और हमारे हाथ में है, और कुछ बेसिक मेरे हिसाब से ब्लड टेस्ट हम करा सकते हैं जो बेसिक होते हैं, है ना? आप उससे पहले करा लीजिए, जैसे हाँ। आरबीसी काउंट कम हो तो आप सही हो जाए, पहले से क्योंकि बहुत लोगों को अनीमिया हो जाता है। यस अनीमिया होता है क्योंकि कॉमन डिजीज है इंडिया में, बिल्कुल। तो ये या फिर किसी का बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है, हाँ। या फिर कुछ और कुछ छोटे मोटे डिफॉर्मिटीज, तो जो एक आध महीने में सही हो सकते हैं। तो एक आध महीना पहले आप एसएसबी से करा लीजिए। ये एसएसबी के लिए नहीं, आपकी लाइफ के लिए भी है, तो बट इन द लॉन्ग रन अगर आप रिकमेंड होते हैं तो वहाँ पर भी आपको हेल्पफुल रहेंगी। तो दिस इज समथिंग जो हमें यहाँ से हम कैरी फॉरवर्ड लेके चलेंगे। सब एस्पिरेंट्स को मैं बोलना चाहूँगा कि बेसिक प्रोसेस करा के जाएं, और ज़्यादा उस चीज़ में मतलब ये ना कोशिश करें बिल्कुल एग्जैक्टली सेम मेडिकल पहले हो जाए। जस्ट बी कॉन्फिडेंट एंड लक सपोर्ट करेगा तो डेफिनेटली यू विल थ्रू द प्रोसेस। सो ये थे हमारे साथ हिमांशु पांडे। तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच हिमांशु कि आपने इतनी स्मार्ट स्ट्रेटेजीज में कहूँगा अपने एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करी है, इतनी की लर्निंग्स में निकाल पा रहा हूँ, तो डेफिनेटली इट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर द एस्पिरेंट्स एज वेल। तो कुछ आप मैसेज देना चाहोगे जो बच्चे अभी नेक्स्ट एग्जाम के लिए तैयारी करेंगे, तो कुछ एक सिंगल मैसेज। तो जैसा कि सब लोग जानते हैं कि अभी नोटिफिकेशन आया है 14 नवंबर को CDS 2 2021 का एग्ज़ाम है। तो जो मेरा मैसेज होगा कि 2 रूल्स का ध्यान रखें। पहला, नेवर डाउट योरसेल्फ, और दूसरा, नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। 2 ही रूल हैं और इन रूल्स को ध्यान में रखिए। और क्योंकि मेहनत तो सब करते हैं, बट जो सेल्फ डाउट है और ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, एंजाइटीज़, इन सब की वजह से कहीं ना कहीं हमारा जो परफॉर्मेंस है वो पीछे हो जाता है, और जो हमारे ड्रीम है स्टार्स की तरफ को, स्टार्स अपने शोल्डर पे लाने की, उससे हम थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं। तो थिंग इज कि डाउट मत करिए, प्रिपरेशन तो हर कोई कर रहा है, तो अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए और गिव योर बेस्ट नो मैटर व्हाट, बिकॉज एक कोट था कहीं पर, व्हाट डजंट किल्स यू मेक्स यू स्ट्रॉन्गर एंड वाइजर। तो द थिंग इज बस लर्निंग, बिकॉज जो भी पूरा प्रोसेस है ये एक लर्निंग प्रोसेस है। आप जाएंगे, आप फेल होंगे, यू विल राइज अगैन, यू विल ट्राई अगैन, एंड सक्सेस इज व्हाट गोइंग फ्रॉम फेलियर्स टू फेलियर्स विदाउट लूजिंग एंथुसियाज्म। थैंक यू, वेरी गुड। बहुत ही अच्छी आपने मोटिवेशन दी है बच्चों को। एक ना हमारे यहाँ पे हिमांशु प्रथा है कि जब भी आप इस शो पे आते हो तो अपनी किसी आप फ्रेंड को टैग करते हो, तो कोई है आपका फ्रेंड जिसको आप टैग करना चाहोगे? वील ट्राई आवर बेस्ट कि उसको भी हम CTWT पे इनवाइट कर सकें। सो आई टैग शिव कुमार यादव, so he got recommended with me from SSB Kapurthala. We were in the same batch. Okay. So it would be great that if he could share his strategies with the aspirants. तो शिव कुमार यादव विल गेट इन टच विद यू एंड प्रोबेबली विल सी यू सून ऑन आवर नेक्स्ट एपिसोड। तो ये था हमारा आज का एपिसोड। इट वाज रियली अमेजिंग टू गेट टू नो अबाउट टॉपर्स एक्सपीरियंस। आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए, इसी टाइप के और बेहतरीन एपिसोड्स हम लाते रहेंगे। तो अनअकैडमी के साथ लेट्स क्रैक इट।